हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका इंग्लिश इकोनॉमी बैच में। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे और इकोनॉमी के कुछ फाउंडेशन को समझने की कोशिश की थी। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा रेलेवेंस है। इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए इसको समझते हैं कि ये कर्व क्या है। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो पहले हम समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आइए देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्सन है और इनके पास तीन डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मान लीजिए ये या तो टीचर बन सकते हैं, राइट, या तो फिर ये कोई ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं, राइट, ऑफिस असिस्टेंट। इनके पास ऑप्शन है ऑफिस असिस्टेंट बनने का, टीचर बनने का, या फिर इनके पास एक और ऑप्शन है लाइक ड्राइवर बनने का। ठीक है, ड्राइवर बनने का। अब हम एक इसके साथ वैल्यू अटैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये टीचर बनते हैं तो सपोज कीजिए कि इन्हें घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, 100 रुपीज़ पर आवर, राइट। और अगर ये ऑफिस असिस्टेंट बनते हैं तो इनको मिलते हैं लगभग 75 रुपीज़ पर आवर, राइट। और अगर ये ड्राइवर बनते हैं तो इनको मिलते हैं लगभग 50 रुपये पर आवर। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस इनके पास है। इसका मतलब है ये तीन अपॉर्चुनिटीज इनके पास है। ठीक है, या तो फिर ये टीचर बन सकते हैं और 100 रुपीज़ पर आवर कमा सकते हैं, या तो फिर ये ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं और 75 रुपये पर आवर कमा सकते हैं, और ड्राइवर बन सकते हैं और 50 रुपये प्रति घंटा ये कमा सकते हैं, राइट। तो इनके पास ये तीन अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसमें जब ये, अब मान लीजिए यहाँ पर ये टीचर को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये एक रैशनल पर्सन है, मतलब ये एक ऐसे इंसान है जो सही लॉजिक लगा के सोच सकते हैं, तो इनको समझ आएगा कि अब आप इसमें दूसरी चीज़ों को नहीं अटैच कर सकते। जैसे मान लीजिए उनका मोटिवेशन टीचिंग है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ड्राइविंग उनका पैशन है, तो अगर ड्राइविंग में कम भी पैसे मिल रहे हैं तो भी वो ड्राइवर बनेंगे। नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। आप एक ऐसे समझिए कि बस सिर्फ पैसा मोटिवेशन है यहाँ पर, और 100 रुपीज़ पर आवर को ही सिलेक्ट करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, राइट। तो अब इनके पास ये तीन ऑप्शन थे और इन्होंने किसको सिलेक्ट किया? टीचर बनने को प्रेफरेंस दिया। ये टीचर बनेंगे ताकि ये मैक्सिमम गेन कर सके यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये टीचर बन रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इस अपॉर्चुनिटी को भी सेक्रीफाइस किया। यानी कि ऑफिस असिस्टेंट बन के जो उन्हें प्रति घंटा 75 रुपये और प्रति घंटा 50 रुपये मिलते, ये दोनों को सेक्रीफाइस किया ताकि वो इसको सिलेक्ट कर सके, राइट। तो जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है ये बन जाता है आपके लिए क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या बन जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल, ठीक है। सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि दूसरी, क्योंकि पहली तो आपने सिलेक्ट कर ली, तो आपने सेक्रीफाइस किसको किया? इसको और इसको। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी? जो सेकंड बेस्ट होगी। आई होप ये समझ में आ गया। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम बोलें इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्यों ये हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये पर्सन जो है ना, ये टीचर तभी तक बने रहेंगे जब तक टीचर इन्हें 75 रुपए, टीचिंग इन्हें 75 रुपए से ज्यादा कमा के दे रहा है। ठीक है, क्या होगा पता है आपको? देखिए, अगर मान लीजिए टीचिंग का रेट गिरने लगा और टीचिंग का रेट भी आ गया 75 रुपए पर घंटे, तो यहां पर आके ये इनडिफरेंट हो जाएंगे। इनडिफरेंट का मतलब है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है टीचिंग में ही रहेंगे, ये वाली अपॉर्चुनिटी को भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये मतलब होता है कि आप तभी तक उस चीज पर रहेंगे जब तक आप इससे ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। और जब आप इससे कम कमाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आप इसको क्या करेंगे, अब छोड़ भी देंगे, है ना। और जैसे ही 75 रुपए से नीचे चला गया तब तो आप इसको छोड़ ही देंगे और आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिग्निफिकेंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये है कि प्रोड्यूसर, अगर हम प्रोड्यूसर के हिसाब से देखें कि वो इन चीजों को प्रोड्यूस, इन सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तभी तक प्रोडक्शन में रहेंगे जब तक वो उनकी जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, यानी कि जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, उससे ज्यादा कर रहे हैं, उससे बेटर कर रहे हैं। अगर उससे बेटर कर रहे हैं तब वो इसको करते रहेंगे, अगर उससे बेटर नहीं कर पा रहे तब फिर वो इसको छोड़कर जिसको सेक्रीफाइस किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
आई होप ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब प्रोडक्शन के केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन है ना, ये हमने कुछ देखा था, इसको अभी हम आगे भी देखेंगे। प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ये प्रोडक्शन है। अब इसको हम आसान तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, इनपुट्स को, सेट ऑफ इनपुट्स हैं कुछ हमारे पास, और हम उनको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आउटपुट में, राइट। हम उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आउटपुट में। ये भी हम बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ये प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ये आप समझ चुके हैं। अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नया, जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब ये समझिए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ठीक है, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, प्रोड्यूसर, मूवी का प्रोड्यूसर नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहा हूं। मान लीजिए अब मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं और मैं शर्ट बनाता हूं। अब मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, मैंने देखा कि जीन्स की डिमांड ज़्यादा है और जीन्स अगर मैं बनाऊं तो मैं अच्छा कमा सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ गया, एक शर्ट का और एक जीन्स का। शुरू में मान लीजिए मैं क्या कर रहा था, 100 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा था और जीन्स का कोई भी आइडिया नहीं था। और या तो मैं क्रॉस नहीं लिखता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि ये एक्स है। शुरू में क्या था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं सिर्फ शर्ट बनाता था, तो जीन्स में प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। अब मान लीजिए मुझे जीन्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल, मुझे जीन्स का प्रोडक्शन करना है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कितने शर्ट्स को सेक्रीफाइस किया, यह बताता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। एक यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, यानी कि ये तो मेरी मेन कमोडिटी थी, शर्ट मैं प्रोड्यूस कर ही रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं जीन्स प्रोड्यूस करूं तो मैं ज्यादा पैसे बना सकता हूं, या मेरा जो भी, अगर मुझे वहां पर मार्केट बिहेवियर ये समझ में आ रहा है कि जीन्स की डिमांड ज्यादा है, तो मैंने जीन्स का प्रोडक्शन शुरू किया। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कितने शर्ट्स को सेक्रीफाइस किया, मान लीजिए कि यहां पर मैंने 80 शर्ट ही बना पाए, क्योंकि जब मैं जीन्स प्रोड्यूस करने लगूंगा तो मुझे लैंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, राइट, मुझे लेबर डाइवर्ट करना पड़ेगा। मैं अभी लेबर नहीं बढ़ा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, जो लेबर शर्ट बना रहे थे उन्हीं लेबर को मैंने डाइवर्ट कर दिया किसकी तरफ, जीन्स की तरफ। उन्हीं लेबर को मैंने किस तरफ डाइवर्ट कर दिया, जीन्स की तरफ। तो अपने रिसोर्सेस को मैं डाइवर्ट कर रहा हूं। क्यों डाइवर्ट कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है। अब जितनी चीजें मैंने डाइवर्ट की, तो क्या मेरा शर्ट का प्रोडक्शन सेम रहेगा, नहीं, वो भी घट जाएगा। अब मैं अगर यहां से रिसोर्सेस उठा के जीन्स के लिए डाल रहा हूं, लेबर, मान लीजिए 5 लेबर थे, अगर 5 लेबर यहां काम कर रहे थे तो एक लेबर 20 शर्ट बना रहा था, एक लेबर 20 शर्ट बना रहा था। अब मैंने क्या किया, एक लेबर जीन्स के लिए लगा दिया, एक लेबर जीन्स के लिए लगा दिया, तो 4 लेबर ही काम किए। 4 लेबर ने अगर 20 शर्ट बनाए तो 80 शर्ट बना। लेकिन जो एक लेबर गया ना जीन्स बनाने, उसने सिर्फ एक जीन्स प्रोड्यूस की। तो इससे मैं क्या निकालूंगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस केस में इस पर्टिकुलर केस, इस यहां से यहां जंप करने के टाइम ये एक एक्स्ट्रा यूनिट जीन्स आपने प्रोड्यूस की और सेक्रीफाइस क्या किया, 20 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स, 20 शर्ट आपने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर हो गई आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या हो गई, 20 शर्ट्स। क्या हो गई, 20 शर्ट्स। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या किया है, 20 शर्ट को सेक्रीफाइस किया और 80 शर्ट ही बना पाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक और इसमें एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं, एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स, मतलब सेकेंड जीन्स। तो अब आप कितने जीन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2, और यहां पर आपको सेक्रीफाइस करने पड़ गए कितने, 30 और शर्ट सेक्रीफाइस करने पड़ गए। तो यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, यहां मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 30 शर्ट्स। 30 क्यों, क्योंकि 20 शर्ट आप सेक्रीफाइस कर रहे थे एक के लिए, और एक एक्स्ट्रा करने के लिए अनदर 30 शर्ट्स आपने सेक्रीफाइस कर दिए। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। मतलब मार्जिनल, और इसमें एग्जाम्पल में ये भी देख सकते हैं आप, ये डेलिबरेटली मैंने ये एग्जाम्पल ली है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, 20 से 30 हो गई, 30 से हो सकता है 40 हो जाए। यानी कि अब आपने एक और एक्स्ट्रा शर्ट जीन्स प्रोड्यूस की,
3 जीन्स प्रोड्यूस की, लेकिन अब आप शर्ट सिर्फ 10 ही प्रोड्यूस कर पाए। यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी अब कितनी हो गई, 40 हो गई। तो आप देख सकते हैं मार्जिनल, एक एक शर्ट में एक एक जीन्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता जा रहा हूं, लेकिन शर्ट की सेक्रीफाइस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अभी आपको ये बात याद रखनी है, मैं आपको इससे नए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो अभी हम क्या समझ पाए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट अदर कमोडिटी की प्रोड्यूस करने के लिए आपने अपनी अपनी कमोडिटी में से कितने कमोडिटीज को, नंबर ऑफ कमोडिटीज को सेक्रीफाइस किया। यानी कि एक जींस को प्रोड्यूस करने के लिए 20 शर्ट सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट अगेन जींस की प्रोड्यूस करने के लिए 30 और शर्ट को सेक्रीफाइस कर दिया। एक एक्स्ट्रा यूनिट जींस को प्रोड्यूस करने के लिए अगेन 40 यूनिट ऑफ शर्ट्स को सेक्रीफाइस कर दिया। तो आपका सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। मतलब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये बढ़ने का कॉन्सेप्ट अभी मैं आगे बताता हूं, लेकिन इससे पहले अब हम चलते हैं अपने एक जिस टॉपिक का मैंने आपको शुरू में नाम लिया, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इतनी चीज समझ जाने के बाद अब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आसानी से समझ पाएंगे और यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी कह देते हैं। इसका एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अलावा आप इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एग्जैक्ट डेफिनेशन एटसेट्रा ये सब आपको हैंडआउट में मिल जाएगी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो उससे हम बच रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिखने से बचें और समझ पाए चीजों को, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी और पीपीएफ ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो कर्व, जैसे यहां पर कर्व लिखा है ना, इससे आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहां पर ग्राफ बनेगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ग्राफ वगैरह से बहुत सिंपल चीज है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बात करता है कि जब आपके पास ऑप्शन हो, अपॉर्चुनिटी हो, दो या दो से ज्यादा यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने का, तो हम वो कर्व कैसे बनाते हैं। वो कर्व एक बनता है, वो कर्व हमें क्या समझाता है, आइए वो समझते हैं। लेकिन क्या है, देखिए ये हम ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड पर, आप ड्रॉ करेंगे पेपर पर, तो ये 2 डायमेंशनल चीजें हैं ना। बोर्ड भी आपका पेपर भी, ये 2 डायमेंशनल है। तो इसमें क्या है, हम 2 ही कमोडिटी की एग्जांपल ले सकते हैं, यानी 2 कमोडिटीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ कमोडिटीज हो सकती हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या ले रहे हैं, 2 कमोडिटीज। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ग्राफ बनाता है ऑफ ऑप्शन दैट इज अवेलेबल बिटवीन 2 कमोडिटीज, राइट। 2 कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में जो ऑप्शन है हमारे पास, उसकी बात करता है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पॉसिबिलिटी ऑफ 2 नंबर ऑफ 2 डिफरेंट कमोडिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिससे हमें समझने में हेल्प मिलेगी कि क्या बता रहा है हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मान लीजिए ये मेरे इनपुट्स हैं, इनपुट्स को मैं ज्यादा इनपुट्स की बात नहीं करूंगा, लाइक लेबर, लैंड, लेबर एटसेट्रा। तो इनकी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि इनपुट को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। इनपुट्स को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक यूनिट लिख देता हूं मैं, 1 ठीक है। लेबर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लैंड को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अब ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। ये मेरा क्या है, आउटपुट है। और 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। या तो मैं जो अभी एग्जांपल लिया था, मैं आपको उसी से बना के बता देता हूं। ये है शर्ट और ये है जीन्स। ये मेरे पास 2 ऑप्शन है, शर्ट और जीन्स, राइट। अब एक केस क्या है कि मैं सिर्फ शर्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं, और मैं कितनी शर्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, 100 शर्ट्स प्रोड्यूस कर, ठीक है। या आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्यादा पॉइंट चाहिए तो 200 शर्ट्स बना रहा हूं। और उस समय कोई भी जीन्स में नहीं बना रहा, उस समय कोई भी जीन्स में नहीं प्रोड्यूस कर, ठीक है। ये सिंपल है। फर्स्ट केस, ऐसा हो सकता है कि मैं 200 शर्ट बनाऊं और कोई भी जीन्स नहीं बनाऊं, हो सकता है ये, बिल्कुल। अब मुझे लगा कि मुझे जीन्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने शर्ट के, अब मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो फिक्स है, तो मैं अपने रिसोर्सेस को डाइवर्ट कर रहा हूं, किसकी तरफ, जीन्स की तरफ। जब मैं अपने रिसोर्सेस को जीन्स की तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं, तो मैं शर्ट्स कम प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो अब मान लीजिए मैंने शर्ट प्रोड्यूस किया, कितने पता है आपको, 180 या 175, 175 शर्ट मैंने प्रोड्यूस किए। क्यों, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस किया।
एक एक एक्स्ट्रा जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने शर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर मैं यहां पर एक और टेबल बना दूं आपको, किसका, एक और कॉलम बना दूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो यहां पर यहां तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कैलकुलेट होगी, है ना, क्योंकि यहां पर मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक ही कमोडिटी बना रहा हूं। यहां पर जब मैंने कितने शर्ट को सेक्रीफाइस किया, 25 शर्ट्स को सेक्रीफाइस किया, तो मैं क्या बना पाया, एक एक्स्ट्रा जीन्स बना पाया। समझ पाए आप? अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस की, लेकिन इसके लिए मुझे सेक्रीफाइस कितने शर्ट्स करने पड़े, अब मुझे 50 और शर्ट सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी कि मैं सिर्फ 125 शर्ट ही बना पाया। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? एक एक्स्ट्रा यूनिट जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए मैंने और 50 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए, यानी कि मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 50। अब देखिए, अब मुझे एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस करने का ख्याल आया, मैंने एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस किया, और इस मर्तबा मुझे 100 शर्ट्स सेक्रीफाइस करने पड़ गए, यानी कि मैं कितने शर्ट बना पाया, सिर्फ 25 शर्ट्स बना पाया। या आप इसको ऐसे कर दीजिए कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ गया पता है आपको, मुझे अब सारे शर्ट सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी कि सारे शर्ट सेक्रीफाइस करने पड़े, यानी कि मैंने 0 शर्ट प्रोड्यूस की इस केस में। इस केस में मैंने कितने शर्ट प्रोड्यूस की, 0, और अब मैं कितनी टोटल जीन्स प्रोड्यूस कर पाया हूं, 3 जीन्स प्रोड्यूस कर पाया हूं, राइट। तो अब आप क्या समझ पाए, इसमें मैंने 125 मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। आप देखें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ये 25 से 50 हो गई, 50 से 125 हो गई, राइट। अब अगर मैं इसका कोई ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, इसी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जैसे मान लीजिए यहां पर ये इधर मैं प्लॉट कर देता हूं फॉर एग्जांपल जीन्स, और इधर मैं प्लॉट कर देता हूं शर्ट। आप कोई सी भी कमोडिटी कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ जीन्स होगा वाई एक्सिस पे, शर्ट एक्स एक्सिस पे। अब शर्ट चूंकि कैसी है, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं इसको मान लीजिए ऐसे ले लेता हूँ, 200 है ना, तो हम इसको 50 के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। 50, 100, 150 और 200, ये शर्ट्स हो गए हमारे। जीन्स को अगर हम देखें तो जीन्स क्या है हमारा, जैसे 1 2 3 है, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये स्केल के लिए नहीं है, आप ऐसे स्केल के लिए नहीं समझ, 0 1 2 3। अब आप यहां देखिए, जब मैं एक भी जीन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो मैं कितनी शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, 200। मतलब मैं कौन से पॉइंट पर हूं, 0 जीन्स 200 शर्ट, ये मेरा पॉइंट है, राइट। दूसरा आप देखिए, अभी मैं एक जीन्स प्रोड्यूस कर रहा हूं 175 शर्ट, 175 यहां होगा कहीं 150 और 200 के बीच में। तो अब मैं कितने शर्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं, कितने जीन्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये एक, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीन्स, मतलब अब मैं 2 जीन्स प्रोड्यूस करने लगा हूं, लेकिन अब शर्ट कितने हो गए, 125, 125 मतलब एक 100 और 150 के बीच वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है। और ये मिल गया मुझे, ये अपना पॉइंट। और इसके बाद तो 0 शर्ट है और 3 जीन्स है, तो ये पॉइंट हो गया। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलता है, ये मिलता है ऐसे, पहला पॉइंट, ये मिला दूसरा पॉइंट, और ये मिला तीसरा पॉइंट। क्या आपको ये कर्व नजर आ रहा है, ये इसी कर्व का क्या नाम है, इसी कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अपने सारे रिसोर्सेस को जब मैं ऑप्टिमली इस्तेमाल करता हूं, और कॉम्बिनेशन, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बन सकती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब हैंडआउट में आपको क्या होगा, डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएगी। मतलब मान लीजिए ये शर्ट रख दिया और ये मैंने मशीन कर दी, क्योंकि मशीन में ज्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, तो इस तरह का आपको एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको, ये कर्व, इसी कर्व का क्या नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। अब देखिए आप, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम क्या कह रहे हैं, कि ये वो कर्व है, ये कर्व क्या बताता है कि मैक्सिमम, जब आप सारे रिसोर्सेस का बिल्कुल
ऑप्टिमम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इससे ज्यादा आप कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर सकते। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कमोडिटीज का, वो यही है। मतलब या तो आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन। आपका ये सारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है। यानी कि आप 3 जीन्स के साथ 0 शर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप दो जीन्स के साथ 125 शर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एक जीन्स के साथ 175, एक जीन्स के साथ आप कितना कर सकते हैं 175, दो जीन्स के साथ 125, और 0 जीन्स के साथ आप 200 शर्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कुछ चीजें और समझनी है आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिटेल में आपको समझाता हूं। ये दिख रहा है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे, राइट। ये बना है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट्स तो यहां है ऑन द कर्व, राइट। ये जो कर्व पर जो पॉइंट है, ये कैसे हैं, अटेनेबल पॉइंट है। ये कैसे हैं, अटेनेबल पॉइंट है। तो जो क्रॉस मार्क किए मैंने, ये कैसे पॉइंट है, अटेनेबल, राइट। आप इनको अटेन कर सकते हैं, अटेनेबल पॉइंट्स। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सारे रिसोर्सेस का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वेस्टेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए क्रॉस वाले पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट्स। कुछ पॉइंट है जो इसके अंदर है, इसको मैं डॉट से मार्क करता हूं, डॉट से बताता हूं आपको ये कैसे हैं। ये वेल इनसाइड द कर्व, पॉइंट्स वेल इनसाइड द कर्व। तो ये जो इनको डॉट से मार्क किया, ये क्या है, पॉइंट्स इनसाइड द कर्व। ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बता रहा है आपको, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते तो कहां पर रहते, कर्व पर रहते। लेकिन आप कहां पहुंच गए, कर्व के अंदर। तो ये क्या बताते हैं, ये पॉइंट्स वेल इनसाइड द कर्व, ये अटेनेबल पॉइंट्स विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये कौन से पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट्स ऑन द कर्व। यहां पर क्या हो गया, जो पॉइंट्स इनसाइड द कर्व है, पॉइंट्स वेल इनसाइड द कर्व। ये कैसे पॉइंट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप यहां पर हैं तो आपने रिसोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको हम बोल सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ गया होगा आपको, अंडर यूटिलाइजेशन यानी कि आप अपने रिसोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ वेस्टेज है, शायद इफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो यहां पर क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। और कुछ पॉइंट हम मार्क करते हैं स्टार से, मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये जो स्टार वाले पॉइंट हैं, ये बता रहे हैं पॉइंट्स आउटसाइड द कर्व, पॉइंट्स आउटसाइड द कर्व, पॉइंट आउटसाइड द कर्व। ये क्या बोल रहे हैं, ये अनअटेनेबल पॉइंट, ये अनअटेनेबल पॉइंट, राइट, अनअटेनेबल पॉइंट्स। क्या अनअटेनेबल पॉइंट्स को अचीव नहीं किया जा सकता, तो अभी हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक पीपीसी बनता है तो कुछ पॉइंट्स पीपीसी पर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट पीपीसी के अंदर हो सकते हैं, और कुछ पॉइंट पीपीसी के बाहर हो सकते हैं। अब आप ये समझिए कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी थी कि आप 10 घंटे पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 घंटे पढ़ाई की, 5 घंटे टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप अपने पीपीसी के अंदर है, पॉइंट्स वेल इनसाइड द पीपीसी। और अगर कोई आपको ये बोले कि 25 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है या 20 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है, ये कैसे पॉइंट्स हैं, आउटसाइड अनअटेनेबल पॉइंट्स है। 20 घंटे आप इफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर सकते आउट ऑफ 24 आवर्स, राइट। और ये कुछ है पॉइंट्स वेल, पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट ऑन द कर्व मतलब क्या है कि आपको जैसे बता दिया कि मान लीजिए आप 15 घंटे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो 15 घंटे में आप क्या कर रहे हैं, 3 घंटे आपने एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर ली और 12 घंटे पढ़ाई कर ली, राइट। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या 4 घंटे आपने एक्टिविटी कर ली और 11 घंटे पढ़ाई कर ली। ये ऐसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है, समझ रहे हैं आप। यानी कि अगर मैं इसको एग्जांपल दूं कि ये स्टडी वर्सेस स्पोर्ट्स है, स्टडी वर्सेस स्पोर्ट्स,
तो कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो स्टडी नंबर ऑफ आवर्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो मान लीजिए कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं और 5 घंटे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 5 घंटे पढ़ रहे हैं और 10 घंटे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, राइट। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। तो मान लीजिए ये इस तरह का कर्व है, राइट, ये ऐसा कर्व है। अब मैक्सिमम 15 घंटे हैं आप, जिसमें 10 घंटे स्टडी और 5 घंटे स्पोर्ट्स कर सकते हैं। लेकिन क्या किया आपने पता है, स्टडी भी की 3 घंटे की और स्पोर्ट भी किया 1 घंटे का, तो ये वेल इनसाइड द कर्व हो गए आप, ठीक है। 3 घंटे की स्टडी की और 1 घंटा स्पोर्ट्स खेला। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते टाइम का तो आप क्या कर सकते थे, 15 घंटे का यूटिलाइजेशन कर सकते थे, राइट। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आ गया है ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट। पॉइंट समझ में आ गए, कर्व पर पॉइंट है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, पॉइंट कर्व के बाहर पॉइंट है वो अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, और पॉइंट इनसाइड द कर्व जो है वो क्या है, पॉइंट वेल इनसाइड द कर्व जो है ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। अब आपको एक और चीज यहां पर समझनी है, एक और चीज क्या समझनी है आपको, वो है कि जब मैं ये बोलता हूं कि अनअटेनेबल पॉइंट्स, तो क्या कभी इन अटेनेबल पॉइंट्स को, अनअटेनेबल पॉइंट्स को अटेन नहीं किया जा सकता, ये मुझे समझने की जरूरत है। जो अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं, तो अनअटेनेबल पॉइंट्स कैन आल्सो बी अचीव्ड, मतलब अनअटेनेबल पॉइंट्स को आज आप अचीव कर सकते हैं। अनअटेनेबल पॉइंट्स जो है, क्या आप इनको अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कब, विथ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेस, विथ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए और एंड भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें अगर साथ में हो गई, एंड और क्या हो सकता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स, डिस्कवरी ऑफ न्यू रॉ मटेरियल्स और डिस्कवरी ऑफ न्यू इनपुट्स। आप सिर्फ रॉ मटेरियल की हम क्यों बात करें, क्या लेबर भी तो नए हायर हो सकते हैं, है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो अनअटेनेबल पॉइंट्स कैन बी अटेन्ड, कैन बी अचीव्ड और कैन बी अटेन्ड, ऐसे लिख सकते हैं। ये इनको अचीव किया जा सकता है, इनको अचीव किया जा सकता है, लेकिन हम कब कर पाएंगे, या तो हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, या तो फिर न्यू इनपुट्स आ जाए, राइट, न्यू रॉ मटेरियल्स आ जाए, न्यू लेबर्स आ जाए, न्यू लैंड आ जाए हमारे पास, तो भी ये हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कैसे चेंज होगा, कैसा चेंज आता है, जैसे ये एक आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ये इस तरह का आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। शर्ट और जीन्स की हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर क्या था, शर्ट्स, और यहां पर क्या है, जीन्स, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, शर्ट के प्रोडक्शन की भी और जीन्स के प्रोडक्शन की भी, तो आपका ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्ट। और ये जो पॉइंट था ना स्टार वाला, ये यहां आ गया, ये स्टार वाला पॉइंट यहां आ गया। मतलब क्या हो गए, जो अनअटेनेबल पॉइंट्स थे वो अब अटेनेबल बन गए। ये समझ में आया आपको, शर्ट की भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई और जीन्स की भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से शिफ्ट हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि जब शर्ट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है उसी समय जीन्स की भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, तो फिर ये ऐसे भी तो बन सकता है। ये देखिए, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहां पर शर्ट को प्लॉट कर रहे हैं हम, और यहां पर जीन्स को प्लॉट कर, और एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, राइट, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहां पर शर्ट है और यहां पर जीन्स है। अब क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ शर्ट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई प्रोडक्शन करने की, लेकिन जीन्स की नहीं हुई, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे बनेगा। जीन्स में अनअटेनेबल पॉइंट्स आप अटेन नहीं कर सकते, लेकिन शर्ट्स में कर सकते हैं, ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। कब, जब टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स इंप्रूव्स, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ जीन्स की इंप्रूव हो और शर्ट की नहीं हो, तो फिर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, राइट। जब जीन्स में शिफ्ट हो रहा है, जीन्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, शर्ट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे शिफ्ट होता है। ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है, दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है सिर्फ एक की हुई, राइट। तो ये दोनों एग्जाम्पल है जब सिर्फ एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, राइट। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया, कर्व कैसे बनता है ये समझ में आ गया, और कर्व में शिफ्ट कैसे होता है ये समझ में आ गया।
अब आपको एक और चीज समझनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करें, राइट, वेस्टेज कर दें, या मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल डिजास्टर आ गया, राइट, आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था और कोई डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से क्या हुआ पता है, आपका प्रोडक्शन कम हो गया। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए, तो अब ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनसाइड शिफ्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो रहा है यहाँ पर, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक कब होता है, जब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, या नेचुरल कैलामिटी लॉकडाउन के टाइम भी हो सकता है, राइट। तो नेचुरल कैलामिटी और रिडक्शन इन आउटपुट, राइट, नेचुरल कैलामिटीज हो गई, या फिर मान लीजिए कि प्रोडक्शन बंद हो गया, सो शटडाउन ऑफ यूनिट एटसेट्रा, राइट। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो शटडाउन ऑफ फर्म्स और शटडाउन ऑफ फैक्ट्रीज एटसेट्रा, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व श्रिंक हो सकता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मान लीजिए लेबर अब कम अवेलेबल है तो फिर प्रोडक्शन आपका घट गया है, तो ये श्रिंक भी हो सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक चीज मैंने आपको अभी बताया था कि आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है ना, तो फिर आपका पीपीसी इस शेप का बनता है, तो फिर आपका पीपीसी बनता है इस शेप का। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ये जैसे उल्टा रखा हुआ है ना, ग्लास आपने उल्टा रख दिया, ये उस तरह का दिखाई दे रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव शेप। कौन सा शेप बोलते हैं, कॉनकेव। और ये शेप का पीपीसी कब बनेगा, कॉनकेव शेप्ड पीपीसी। और ऐसा पीपीसी कब बनेगा, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी है, इज इंक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूनिट अपनी कमोडिटी के सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, तब इस तरह का पीपीसी बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। इस तरह का भी पीपीसी बन सकता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स्ड, अवे फ्रॉम ओरिजिन, राइट। ये ओरिजिन से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप्ड। लेंसेस पढ़े होंगे आपने, है ना, उसी तरह का है, लेकिन अगर वो नहीं याद है कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉनकेव शेप पीपीटी, कॉन्वेक्स शेप्ड पीपीसी। और ये कब होता है, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो इस तरह का पीपीसी बनता है। और एक पीपीसी बन सकता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी पीपीसी बन सकता है ना, ऐसे भी पीपीसी बन सकता है स्ट्रेट लाइन। तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, राइट, स्ट्रेट लाइन पीपीसी, स्ट्रेट लाइन पीपीसी। और ये कब बनेगा स्ट्रेट लाइन पीपीसी, जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, जितनी एक यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए है उतनी ही लगातार बनी हुई है उतने यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इसके हिसाब से आपके पीपीसी का शेप भी चेंज होता है, राइट। अब एक चीज और समझनी है यहां पर, जैसे आप ये समझ पाए हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इसके शेप का रिलेशन है, तो हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। ये पीपीसी के स्लोप को डिसाइड करता है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ द पीपीसी, पीपीसी का स्लोप है ये, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे विद रिस्पेक्ट टू पीपीसी। पीपीसी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।